Hello, I am Seema and welcome to the Hindi version of part 20 of the chapter Organic Chemistry, Some Basic Principles and Techniques. पिछली वीडियो में हमने समझा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के, उसमें कुछ और एटम्स भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, बट ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो इन कोवेलेंट कंपाउंड्स में हमने देखा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिएक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, और उसको अटैक करता है एक रीजन जिसको हम अटैकिंग रीजेंट बोलते हैं। तो सबस्ट्रेट और अटैकिंग रीजेंट रिएक्टेंट्स हैं जो वो आपस में रिएक्ट करते हैं और एक इंटरमीडिएट बना देते हैं, और जो इंटरमीडिएट बनता है वो फर्दर रिएक्ट करता है और वो प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट्स के साथ और बाई प्रोडक्ट्स भी देता है। ये तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। तो इसलिए किसी भी रिएक्शन के होने के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि पिछले बॉन्ड्स जो हैं वो टूटने चाहिए और नए बॉन्ड्स बनने चाहिए। तो एक्चुअली रिएक्शन यही होता है कि प्रीवियस बॉन्ड्स टूट जाते हैं और न्यू बॉन्ड्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जो बॉन्ड्स टूटते हैं, प्रीवियस बॉन्ड्स, वो कैसे टूटते हैं, व्हाट आर द वेज, कि उसके क्या तरीके हैं उन बॉन्ड्स के टूटने के, उसको हम देखेंगे। तो बॉन्ड टूटना जो है, इसके लिए हम डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं। एक है फिशन, एक है क्लीवेज, एक है लिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा हुआ है ना, लिसिस मींस ब्रेकिंग। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक जो होगा वो है फिशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है और प्रीवियस बॉन्ड्स टूटते हैं, ये बॉन्ड कैसे टूटते हैं। तो फिशन जो होता है, ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, ये दो मेन तरीकों से हो सकता है। एक है हेटेरोलिटिक फिशन और एक है होमोलिटिक फिशन। हेटेरो आपने उसके बारे में पढ़ा है ना, मिक्सचर्स के बारे में, तो उसमें आप होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जैसे एयर है, एयर में मैंने नाइट्रोजन ले ली, मैंने ऑक्सीजन ले ली, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में सब है, तो मुझे तो वो अलग अलग नहीं दिख रहे। तो जब किसी मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको अलग अलग नजर नहीं आते, आपको एक ही लगते हैं, तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जैसे ऑयल एंड वाटर, पानी के ऊपर ऑयल फ्लोट करता है, वो दोनों मिक्स नहीं होते, तो आपको ऑयल अलग नजर आता है, पानी अलग नजर आता है, तो आप कहते हो कि ये जो है ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। और चावल में दाल को मिला दो तो आपको साफ दिखता है कि ये चावल है, ये दाल है, इसमें दो चीजें। तो होमोजीनियस, होमो मतलब एक जैसा और हेटेरो मतलब अलग अलग। ठीक है, जैसे ऑयल एंड वाटर अलग अलग था, दाल और चावल अलग अलग थे, तो वो हेटेरोजीनियस थे। और जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे वो सब मिले हुए थे, हमें दिख नहीं रहे थे अलग अलग, जैसे अल्कोहल एंड वाटर, पता नहीं चलता अल्कोहल कौन सा है, वाटर कौन सा है। ठीक है, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। वैसे ही जब हम फिजन की बात कर रहे हैं तो इसी से अंदाजा लग जाता है ना कि हेटेरोलिसिस, फिजन जो बैलेंस्ड नहीं है वो हेटेरोलिसिस है। लिसिस हो रहा है, कटिंग ब्रेकिंग हो रही है, फिजन हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन बैलेंस के साथ नहीं टूट रहा, तो वो हुआ हेटेरोलिटिक क्लीवेज। क्लीवेज भी टूटना होता है। और अगर बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट टूट रहा है, तो एक जैसे आपको फ्रैक्शंस मिल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे होमोलिटिक क्लीवेज। सो क्लीवेज दो तरह की होती है, या फिजन, बॉन्ड फिजन जो है वो दो तरह का होता है, हेटेरोलिटिक और होमोलिटिक। तो सबसे पहले हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज पढ़ते हैं। हेटेरोलिटिक क्लीवेज, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग होना चाहिए। इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन। ठीक है, कार्बन एंड ब्रोमीन के बीच में एक बॉन्ड है। ब्रोमीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के मुकाबले में, तो ब्रोमीन में टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करे। तो होता क्या है कि जब बॉन्ड टूटता है तो ब्रोमीन में क्योंकि ज्यादा स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, वो शेयर्ड बॉन्ड है, दोनों की फ्रेंडशिप है, और वो जब टूटा तो इसने उसका बॉन्ड भी, उसका इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच लिया। तो जो क्लीवेज, जो कटा बॉन्ड, वो बैलेंस में नहीं कटा। दोनों, एक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है कि एक एटम और दूसरा एटम दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया,
तो मैं हूं, मैंने ये मेरा आर्म जो है ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, और मेरी फ्रेंड है वहां पे, उसका आर्म जो है उसका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमने हाथ पकड़ा, हमारा बॉन्ड बन गया, हम दोस्त बन गए। अब हमने डिसाइड किया कि भैया हम तो जो है अपनी दोस्ती तोड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरी जो फ्रेंड है ना वो बहुत अच्छी नहीं है। वो उसने क्या किया, उसमें मुझसे ज्यादा ताकत है। तो जब ये दोस्ती टूटी तो उसने मेरा आर्म भी साथ में ले लिया। अब उसके पास तो 2 आर्म्स हो गए और मेरा आर्म चला गया। उसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, और मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया अगर आर्म इलेक्ट्रॉन है तो। अब जितने इलेक्ट्रॉन थे मुझ में उतने ही मुझ में प्रोटॉन्स भी थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम होने से मेरा एक वो जो उसको बैलेंस कर रहा था प्रोटॉन वो एक्स्ट्रा हो गया। तो अब मैं जो हूं मैं पॉजिटिवली चार्ज हो गई, क्योंकि मेरा नेगेटिव चार्ज, पहले मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल थे, लेकिन जब मेरा एक नेगेटिव चार्ज चला गया तो मेरा वो पॉजिटिव चार्ज ने मुझे पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज बना दिया। और मेरी फ्रेंड जो चली गई उसने एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो उसके पास भी तो पॉजिटिव चार्जेस अपने जितने थे उतने ही थे, लेकिन उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो हम दोनों ने आयंस बना लिए, मैं कैटायन बन गई और वो जो है वो एनायन बन गई। ठीक है, तो हमारी जो क्लीवेज हुई वो होमोलिटिक नहीं हुई, वो हेटेरोलिटिक हो गई, क्योंकि अब मैं पॉजिटिव हूं वो नेगेटिव है, सॉरी हाँ मैं पॉजिटिव हूं वो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव ही थी, उसने मेरा इलेक्ट्रॉन खींच लिया। ठीक है, सो shared pair of in heterolytic cleavage, shared pair of electrons remains with one fragment, एक टुकड़े के साथ जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक टुकड़े के साथ चले जाते हैं। The shared pair of electrons remain with one fragment. After heterolysis, ये बॉन्ड टूटने के बाद one carbon has a sextet. अब मेरे पास कार्बन के पास जो थे सारे, एक्चुअली तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 वो बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, मिथाइल ग्रुप देखो 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बना चुका है, तो मतलब 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन और है जो उसने ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना रखा था एक इलेक्ट्रॉन का, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके पास हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक बॉन्ड उसने ब्रोमीन के साथ बनाया था, लेकिन ब्रोमीन उस इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 6। जो 7th था वो चला गया, 7th के साथ ये जो पेयर ब्रोमीन ने दिया था उससे 8 बन रहे थे ना, उन दोनों के मिलके 8 हो रहे थे, एक मैंने दिया था एक उसने दिया था, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 7th ये रहा और 8th मेरी फ्रेंड ने दिया, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सेम उसके साथ था, तो जैसे ही उसने, अब मेरे पास रह गए 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, और उसके पास हो गए 8 तो उसके पास 8 हो गए, क्योंकि उसने मेरा जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था वो उसने अपना ही बना लिया। तो इसलिए हेटेरोलिसिस के बाद एक कार्बन के पास तो सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है, और दूसरे के पास जो है वो ऑक्टेट हो जाता है, और उस ऑक्टेट में कम से कम एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर कौन होता है, 3 तो उसके अपने जो भी बॉन्ड वो बना रहा था, इसके पास 3 लोन पेयर्स हैं, और एक ये जो इलेक्ट्रॉन उसने मेरे से भी छीन लिया वो भी उसका किसी बॉन्ड में नहीं प्रेजेंट है, तो उसके ऐसा ऑक्टेट होता है जिसमें कम से कम एक लोन पेयर जरूर होता है। लोन पेयर मतलब डैंगलिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड नहीं बनाता है, वैसे ही एक पेयर होता है। और ये जो दूसरा एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, मतलब वो एनायन बन जाता है, और जिसने लूज कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन वो कैटायन बन जाता है। और एक टर्म होती है कि भाई मैं कार्बन हूं, तो मैं जो कैटायन बनाऊंगी उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं, बिकॉज कार्बन का कैटायन है, तो उसे कार्बोकैटायन बोला जाता है। तो जब CH3Br में हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुई तो ब्रोमीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ब्रोमीन नेगेटिवली चार्ज हो गया, और मिथाइल ग्रुप का कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ऐसे मिथाइल ग्रुप को कार्बोकैटायन बोलते हैं। इससे पहले इसको कार्बोनियम आयन बोला करते थे, लेकिन अब बिल्कुल कार्बोनियम आयन से थोड़ा क्लियर नहीं होता कि कैटायन है या एनायन है, इसलिए जो अब टर्म यूज करते हैं वो हम कार्बोकैटायन यूज करते हैं कि कार्बोकैटायन, और अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो हम उसे कार्ब एनायन बोलते हैं। कार्ब एनायन कब बनेगा, यहां पे मैंने तुम्हें बताया कि ब्रोमीन जो है वो नेगेटिवली, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के मुकाबले में।
अगर यहाँ पे कोई ऐसा एटम होता जो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कार्बन के मुकाबले में, जैसे कोई मेटालिक एटम होता, मैग्नीशियम या कुछ भी, और क्लीवेज होती, तो उस केस में क्या होता, वो जो क्लीवेज होती तो वो एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे के चला जाता। तो इस बार दोस्ती तो होती, लेकिन इस बार मेरी दोस्त स्ट्रांग नहीं थी, मैं हूं स्ट्रांग, वो कमजोर है। तो इस बार मैं अपना इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करूंगी, मैं उसका भी खींच के ले आऊंगी। तो जब मैंने फिर से हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुई, मैंने उसका आर्म खींच लिया और अब मेरे पास 2 आर्म्स हो गए और उसके पास जो है उसका टूट गया, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब मैं नेगेटिवली चार्ज हो गई और मैं तो कार्बन हूं, तो इसलिए मैं कौन सा एनायन बनी, कार्बन आयन। तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज से आपको केटायन और एनायन मिलते हैं। अगर केटायन, कार्बन जो कंपाउंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो केटायन बना रहा है तो उसे कार्ब केटायन बोलते हैं, और अगर वो एटम, वो एनायन जिसमें कार्बन चला जाए वो वाला, तो उसको कार्ब एनायन बोलते हैं। तो कार्ब एनायन के बारे में हम अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको कार्ब केटायन को समझेंगे। कार्बोकेटायन जो बनता है, और ये जो ब्रोमाइड है ये एनायन है। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कार्ब केटायन या कार्ब एनायन बने, मतलब एनायंस एंड केटायंस बनते हैं, उसको आयनिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयंस बन रहे हैं। या उसको हेट्रोपोलर रिएक्शन बोलते हैं, कि हेट्रो मतलब होमो नहीं है, हेट्रो है। पोल क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को पोल्स बोलते हैं। तो हेट्रोपोलर, इट इज अ हेट्रोलिटिक रिएक्शन, और इट इज अ पोलर रिएक्शन, 2 पोल्स बन गए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये डिफरेंट नेम्स जो हैं वो उसको दिए जाते हैं। अब ये जो कार्बोकेटायन बनते हैं, ये इनको हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं। वो क्या टाइप्स होते हैं, they can be classified into primary carbocation, secondary carbocation, tertiary carbocation. जब आपने नोमेनक्लेचर किया तो आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंपाउंड्स को देखा था, लेकिन फिर भी अभी मैं इसको एक और बार एक्सप्लेन कर दूं। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, कि जिस पे आपका फोकस होता है, जो जहां रिएक्शन हो रहा होता है जिस पे, उस कार्बन को आपने अल्फा कार्बन बोला। अगर अल्फा कार्बन पे कम से कम, या तो बिल्कुल नहीं, या एक कार्बन और अटैच्ड हो, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल ग्रुप, ठीक है, अगर उस पे एक मिथाइल ग्रुप या एक और कार्बन अटैच्ड है तो उसको हम प्राइमरी कार्बोकेटायन बोलते हैं, ठीक है, या प्राइमरी कंपाउंड बोलते हैं अगर वो आयन नहीं है तो। अगर अल्फा कार्बन पे 2 और कार्बन अटैच्ड है तो हम उसे बोलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अगर उस पे 3 कार्बन अटैच्ड है तो हम उसे बोलते हैं टर्शियरी। तो अब यहां देखो CH3, इसमें एक कार्बन, ये अल्फा कार्बन है लेकिन इस पे और कोई कार्बन अटैच्ड नहीं है, तो ये तो है ही प्राइमरी। इसमें ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसके साथ एक कार्बन अटैच्ड है, इसका मतलब ये भी प्राइमरी हुआ। यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, 2, तो इसलिए ये सेकेंडरी हुआ। ये कार्बन है, इस पे 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो ये टर्शियरी हुआ। अब स्टेबिलिटी जो होती है, प्राइमरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम होती है और टर्शियरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे कार्बन एटम्स अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की बढ़ती जाएगी। इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन, कि भाई ये क्यों बढ़ती जाती है स्टेबिलिटी? इसके 2 रीजंस होते हैं, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट्स को अभी हम और वीडियोस में, कंसेप्टिव वीडियोस में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। मिथाइल ग्रुप जो होता है ना, वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। और ये जो कार्बोकेटायन में कार्बन है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप्स लगते जाएंगे, हर मिथाइल ग्रुप में टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे। इस कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच्ड है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन खींच लेगा, और इस, क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव है, ऐसा नहीं होगा कि ये कार्बन उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा पॉजिटिव चार्ज के कारण, बट इसका इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। 2 मिथाइल ग्रुप होंगे तो और भी ज्यादा विड्रॉ करेगा, 3 मिथाइल ग्रुप होंगे तो और भी ज्यादा विड्रॉ करेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन्स अल्फा कार्बन से दूर दूर जाते जाएंगे उतना ही अल्फा कार्बन स्ट्रांगली पॉजिटिव होता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज तो एक ही है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज और स्ट्रांग होता जाएगा।
और जितना स्ट्रॉन्ग ये पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा उतने चांसेस इस कार्बोकेटाइन के बनने के होंगे। क्योंकि अभी हम कौन से स्टेप की बात कर रहे हैं रिएक्शन में, फर्स्ट स्टेप इंटरमीडिएट बन रहा है। कैटाइन और एनायन कभी भी कैटाइन्स और एनायंस की तरह नहीं रहते हैं, वो बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं, उन्हें प्रोडक्ट बनाना है अभी। लेकिन ये पहला स्टेप है कि प्रीवियस बॉन्ड्स टूटे, अब नए बॉन्ड्स बनने से पहले का स्टेप है। तो वो वाला स्टेप ज्यादा फास्टर होगा या अच्छा होगा जहां पे ये जो स्पीशी जो इंटरमीडिएट बन रही है ये स्टेबल हो, ताकि ये फिर फटाफट, आयनिक है तो अब ये फटाफट रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे देगा। तो इसलिए टर्शरी कार्बोकेटाइन जो होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है, उसके मुकाबले में सेकेंडरी जो है कम होता है, प्राइमरी लीस्ट होता है, इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में भी थोड़ा सा यही टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज हो जाता है। ये जो कार्बन होता है इसमें एक ना परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल होता है जो खाली होता है, और जो मिथाइल ग्रुप होता है इसके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो सिग्मा बॉन्ड के होते हैं वो कई बार उन इलेक्ट्रॉन्स पे जो खाली ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैप कर जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स उस खाली ऑर्बिटल में आ जाते हैं, तो वो डीलोकलाइज हो जाते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं फ्रीली या डीलोकलाइज हो सकते हैं, वो स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होती है। तो जितने मिथाइल ग्रुप आते जाएंगे उतना हाइपर कॉन्जुगेशन का चांस बढ़ता जाएगा। जितना हाइपर कॉन्जुगेशन का चांस बढ़ेगा उतना ही वो स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन। तो इसलिए स्टेबिलिटी जो कार्बोकेटाइन्स की, प्राइमरी इज द लीस्ट स्टेबल, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल एंड टर्शरी इज द मोस्ट स्टेबल। अब आओ हाइब्रिडाइजेशन पे। ये जो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। देखो, अगर कार्बन एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाए, जैसे मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता, जैसे मीथेन में होता है, तो ये चारों बॉन्ड्स बन रहे होते और चारों इक्वल होते, किसी भी डायरेक्शन में लो आपको वही टेट्राहेड्रल शेप मिलेगी। ठीक है, अब हुआ क्या, ये कार्बन था और ये जब दोस्ती हुई उससे, उसने मेरा इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। अब रह गया क्या, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब इन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स जो रह गए, सेक्सटेट, अगर ये ऐसे रहेंगे तो ये नजदीक है। देखो 109 डिग्रीज 28 मिनट्स का एंगल है, टेट्राहेड्रल एंगल, तो ये नजदीक है। लेकिन अगर ये सीधे हो जाएं और ये एक ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स की तरफ पॉइंट कर ले, तो अब जो एंगल इनके बीच में है वो कितना हो गया, 120 डिग्रीज। और 120 डिग्रीज इज अ बिगर एंगल, तो रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स में कम होगी। तो क्या होता है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब ये जो कार्बोकेटाइन बनता है, ये कार्बन है, सेंटर इज द कार्बन, ये ऐसी प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बना लेता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन चला गया वो ऑर्बिटल तो नहीं गया ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही गया, वो वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता और वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है, एक लोब ऊपर और एक लोब नीचे। और वो स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है कार्बोकेटाइन का कार्बन, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल्स ने मिलकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए, और जो एक empty p ऑर्बिटल है वो इसके परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे ऐसे खड़ा हो गया। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल ऐसा बना कि 3 कॉर्नर्स में तो 3 हाइड्रोजन्स आ गए और एक p ऑर्बिटल empty जो है वो ऐसे ऊपर और नीचे उसका लोब है। और ये जो है ये हाइपर कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, ये खाली है और इसमें पड़ोस में जो कार्बन है उसका कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसमें आके वो कर सकता है, इसमें मूव कर सकता है। तो ये था स्ट्रक्चर कार्बोकेटाइन का। तो ये था हाइपर कॉन्जुगेशन में, हेटेरोलिटिक क्लीवेज में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब हेटेरोलिटिक क्लीवेज दूसरी तरह की भी हो सकती है कि अगर जो एटम अटैच्ड है कार्बन के साथ, मिथाइल ग्रुप के साथ, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा बॉन्ड में। तो जब वो, इफ कार्बन इन हेटेरोलिटिक क्लीवेज गेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाता है तो वो कार्बोकेटाइन ना बना के वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। और अगर कार्बन नेगेटिवली चार्ज है तो हम उस एनायन को क्या बोलेंगे, वी कॉल इट कार्ब एनायन।
एनायन फॉर्म्ड विद कार्बन। सो हमें मिलेगा कार्ब एनायन, और ये जो स्पीशी है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव थी ये कैटायन बना देगी। अब चाहे कैटायन बने या एनायन बने, जब भी आयंस बनते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि नेचर में आयंस, कोई भी चार्ज पार्टिकल्स अगर ऐसे नेचर में घूमते होते तो हर चीज से हमें शॉक लगता। तो वो क्या करते हैं, वो अगर एक पॉजिटिव है तो वो किसी नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन करके न्यूट्रल कंपाउंड बना देगा। तो इसलिए उससे आपको प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो बिल्कुल जैसे कार्ब कैटायन बनता है वैसे ही अगर कार्बन के साथ आपको एनायन मिले तो उसे कार्ब एनायन कहते हैं। ये बहुत अनस्टेबल स्पीशीज होती हैं, ये रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं, और ये किसी न किसी ऑपोजिट आयन के साथ रिएक्ट करके आपको स्टेबल प्रोडक्ट दे देंगी। तो ये था हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्लीवेज, दैट इज होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक, अब मैं और मेरी फ्रेंड जो है हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम में से कोई भी ना एक दूसरे को पावर प्ले नहीं है कि आई विल पुल हर इलेक्ट्रॉन और शी पुल माई इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। और वो जो है ना वो एस्ट्रोनॉट बन गई, वो तो अब मार्स पे जाने वाली है। तो और कोई कम्युनिकेशन नहीं है वहां से मेरे घर में, क्योंकि मैं कोई एस्ट्रोनॉट तो हूँ नहीं, तो मैं नासा में तो जाऊंगी नहीं। तो घर से हम आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएंगे, हमारी दोस्ती भी नहीं रह सकती। उसे भी जाना है और मैं तो अर्थ पे ही रहूंगी। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि अब हम अपनी दोस्ती तोड़ लेंगे। तो जब दोस्ती तोड़ेंगे तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चली जाएगी और मैं अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लूंगी। तो दोस्ती टूटी, लेकिन दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। किसी ने किसी का खींचा नहीं, ना वो पॉजिटिवली चार्ज हुई ना मैं नेगेटिवली चार्ज हुई, या ऑपोजिट भी नहीं हुआ। अगर मैं खींच लेती तो मैं नेगेटिवली चार्ज हो जाती। तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज ना होके होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बना, जब दो एटम्स ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और जब दोस्ती टूटी दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया और अलग हो गए। लेकिन चाहे ये चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, लेकिन इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। मैं तब तक स्टेबल नहीं होंगी जब तक मेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। एक चले जाने से मेरे पास तो अब सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। 6 जो मेरे 3 बॉन्ड्स थे और एक जो उसके साथ था, वो तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन लेके चली गई। तो मुझे अब किसी और के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन मैं चार्ज्ड पार्टिकल नहीं थी, ना ही वो चार्ज्ड पार्टिकल थी। तो हम रिएक्टिव स्पीशी बनाएंगे, लेकिन चार्ज्ड स्पीशी या पोलर स्पीशी नहीं बनाएंगे। ठीक है, ऐसी स्पीशी जो रिएक्टिव तो होती है और जिसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो अब हम होमोलिटिक क्लीवेज में देखें क्या हुआ। ये RX बॉन्ड था, R में कार्बन है और कार्बन किसी भी एटम के साथ, और होमोलिटिक क्लीवेज हुई। जब होमोलिटिक क्लीवेज हुई दोनों एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज दिखा रहे थे तो मैंने तुम्हें ये एरो दिखाई कि भाई ये जो एरो है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ब्रोमीन के पास चले गए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली जब हमने हेटेरोलिटिक क्लीवेज दिखाई यहाँ पे कार्बन आयन फॉर्मेशन में, हमने दिखाया कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरी एरो जो है कार्बन की तरफ जा रही है। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ चले गए। इसमें हम क्या करते हैं, हम आधी आधी एरो, कर्व्ड आधी आधी एरो दिखाते हैं। जैसे फिश हुक नहीं होता मछली पकड़ने के लिए, कि मछली पकड़ने के लिए फिशरमैन क्या करता है, वो फिश हुक जो है पानी में डालता है, वो ऐसे कर्व्ड ऐसे होता है। तो वैसे ये फिश हुक एरोज बोलते हैं इनको। तो हम हाफ हुक, सिंगल हुक, 2 साइड्स बनाए तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। जब हम हाफ बना के और दोनों तरफ ये हाफ एरो दिखा देते हैं, इसका मतलब कि इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इसकी तरफ चला गया और एक इसकी तरफ आ गया। तो हमें क्या मिला, हीट और लाइट की प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूटा, और जब टूटा तो आपको 2 फ्री रेडिकल्स मिले, एक R फ्री रेडिकल, और इसमें क्योंकि चार्ज नहीं है तो हम सिर्फ एक डॉट से इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं कि एक फ्री रेडिकल R है और एक फ्री रेडिकल X है। जो फ्री रेडिकल्स है ये चार्ज नहीं है, क्योंकि ना तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज तब होता जब हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती और दोनों में से कोई एक दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेता, तब चार्जेस होते। अब चार्जेस नहीं है, ये न्यूट्रल स्पीशीज है। एल्काइल फ्री रेडिकल्स भी, जैसे हम यहाँ पे बोलते थे कि भी प्राइमरी कैटायन, सेकेंडरी टर्शरी, इनको भी आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और इनकी स्टेबिलिटी भी सेम सीक्वेंस फॉलो करती है कि जो प्राइमरी होता है मिथाइल फ्री रेडिकल,
ये सबसे कम स्टेबल होता है, इथाइल फ्री रेडिकल उससे ज्यादा होता है, आइसोप्रोपाइल उससे भी ज्यादा स्टेबल होता है, और टर्शियरी ब्यूटाइल सबसे स्टेबल होता है। तो इनकी स्टेबिलिटी भी सेम सीक्वेंस फॉलो करती है। Organic reactions that proceed by homolytic fission are called, okay, जब homolytic fission होता है तो organic reactions जिनमें homolytic fission होता है, ऐसे chemical reactions को किस नाम से बुलाते हैं? उनको free radical reactions बोलते हैं, या जो homolytic fission से होते हैं they are called free radical या homopolar। देखो यहाँ पे heteropolar थे। हेट्रोपोलर क्यों? क्योंकि दो पोल्स थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसमें जो है कोई पोल नहीं है तो इसलिए ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो और दोनों जो है एक जैसे हैं तो इसे होमोपोलर बोलते हैं, या पोल तो है ही नहीं तो इसलिए नॉन पोलर भी बोलते हैं इन रिएक्शंस को। सो दे आर आइदर फ्री रेडिकल रिएक्शंस और होमोपोलर रिएक्शंस और नॉन पोलर रिएक्शंस। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ reactions and the fissions of a covalent bond। इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये यूज़फुल लगी तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए, subscribe to my channel, recommend it to your friends, and please keep returning for more videos in chemistry. Thank you for watching and bye bye for now.